दुनिया की सब सिविलाइजेशंस खत्म हो गई। इजिप्शियन खत्म हो गया, मायन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। भारतीय सिविलाइजेशन अभी भी टिका हुआ है क्योंकि हमारी संस्कृति, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए जो वर्च्यू सिग्नलिंग आइडियोलॉजीज है, जैसे एनवायरमेंटलिज्म या सोशल जस्टिस या वीमेंस इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सबको किससे जोड़ते हैं? इन हिंदुइज्म के प्रैक्टिसेस से, और बोलते हैं कि ये सब प्रैक्टिसेस गलत है। और ये हमारे बच्चों के दिमाग में वो ऋग्वेद में भी जो राज्य व्यवस्था के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, उसमें से 2 प्रकार ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं। तो ऋग्वेद काल से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मौजूद है। तो पश्चिमात्य दुनिया में वो बोलेंगे कि वाइट मेल इज़ द बिगेस्ट ऑपरेसर, भारत में बोलेंगे ब्राह्मीण मेल इज़ द बिगेस्ट ऑपरेसर। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल उन्होंने बनाया है। उसमें उनका ये कहना है कि जो ऑपरेसर है वो कभी भी सही नहीं हो सकता, और जो ऑपरेस्ड है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके माँ बाप और डॉक्टर उसको उसका जेंडर प्रदान करते हैं, मतलब ये निसर्गतः वो लेके नहीं आता है। उसको उसके माँ बाप ने बोलते हैं कि तू बेटा है, तू लड़का है, तू लड़की है, या उसके डॉक्टर बोलते हैं तू लड़का है, तू लड़की है। इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर जो जेंडर थोपा गया है, मुझे उसका स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं उसको नकार दूँ। Sheer nonsense, मूर्खता है। नॉनसेंस, मतलब ये हम किसी को बताएंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे लोग कि अब क्या बोल रहे हो। When I wrote this in my book, but they said it's a fluid gender. तो आज मुझे लगता है कि मैं पुरुष हूँ, तो शाम को मुझे ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं स्त्री हूँ, एंड वो आपको मानना ही पड़ेगा। मैं अगर बोलूँगा मैं स्त्री हूँ, मुझे क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट है। रियलिटी क्या है? They said that there is nothing like objective reality. ये एक नॉन रेपिस्ट था, मतलब सीरियल रेपिस्ट, बार बार रेप की जुल्म में वो जेल गया था। उसने बोला कि मैं आई फील दैट आई एम अ वुमन, तो उसको विमेंस के सेल में रखना पड़ा। एक भारत देश है सिर्फ जहाँ पे इस्लाम ने आके आक्रमण किया, राज भी किया, बट भारत के सभी लोगों को वो अपनी भाषा बदलने पे मजबूर नहीं कर सके और अपना धर्म बदलने में मजबूर नहीं कर सके, क्योंकि हमने संघर्ष किया। जिसको बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये एक शब्द उन्होंने ही पैदा किया, जैसा मैंने बोला वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि कोई भी चीज़ को आप अगर बोलोगे कि ये एक साजिश है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, यू आर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट। बट ये सचमुच कॉन्स्पिरेसी है, और हमको ताल ठोक के बोलना पड़ेगा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और हम इसके बलि नहीं बनेंगे। तो अभी जो आपने कहा कि सभी जगह इन लोगों ने पैठ जमा कर रखी है, राजनीति हो, शिक्षा हो, न्याय व्यवस्था हो, तो जो एक प्रकार से अलग अलग जो निर्णय आते हैं या फिर मीडिया में जो कुछ नैरेटिव चलता है, तो इसमें से सब समझ में आता है कि ये कुछ तो है कि जो एंटी हिंदू या फिर एंटी भारत चल रहा है। तो एक प्रकार से इसको हम किस प्रकार से उसको काउंटर कर सकते हैं, या फिर उसको और योग्य पद्धति से एक ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड पर हमें किस प्रकार से इसको काउंटर करना चाहिए, इफेक्टिवली काउंटर करना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स हो तो? जैसा मैंने बताया कि ये है कल्चरल मार्क्सिज्म जी। तो ये हमारे कल्चर के ऊपर अटैक है, ये हमारे संस्कृति के ऊपर अटैक है। तो पहले हमको हमारी संस्कृति को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति बहुत ही बलशाली और बहुत ही मजबूत है, इसीलिए हज़ारों सालों से हम आज भी टिके हैं। दुनिया की सब सिविलाइजेशंस खत्म हो गई, इजिप्शियन खत्म हो गया, मायन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। भारतीय सिविलाइजेशन अभी भी टिका हुआ है क्योंकि हमारी संस्कृति, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। बट अगर हमारे ही अंदर उसके बारे में डाउट पैदा किया जाएगा, हमारे ही अंदर उसके बारे में हेट्रेड पैदा किया जाएगा, तो फिर हम कितने दिन तक टिक पाएंगे, हमारी संस्कृति कितने दिन तक टिक पाएगी। तो हमें पहले ये करना चाहिए कि हमारे संस्कृति के ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि तेरा सोशल जस्टिस भी एक्सेप्ट, योर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक्सेप्ट, तुम्हारे बाकी जो अच्छे आइडियाज़ है वो दे आर ऑल गुड, बट दैट डजेंट मीन दैट यू शुड अटैक ऑन आवर सिविलाइजेशन और आवर कल्चर। तो ये फ़र्क हमने करने को सीखना चाहिए, और यंग लोगों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि वो यंग लोगों को बहुत जल्दी भुला लेते हैं
जैसे मैंने बोला कि यंग पीपल आर आइडियलिस्ट, तो उनको कोई बोलता है कि एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट के लिए तुमने खड़े होना चाहिए, तो वो खड़े हो जाते हैं। बट उसके साथ साथ उनको ये भी सिखाया जाता है कि तुम्हारी संस्कृति तुमको सिखा रही है कि जी एनवायरनमेंट को ख़राब करो। फिर गणेशोत्सव क्यों चाहिए? आप गणेश मूर्ति जब पानी में डालते हो तो पोल्यूशन हो जाता है। सी तो दे ट्राई टू अटैच एवरीथिंग टू द हिंदू सिविलाइजेशन एंड से दैट बिकॉज यू प्रैक्टिस हिंदुइज्म यू आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो होली के टाइम बोलते कि पानी बर्बाद हो रहा है, गणेश पूजा के टाइम बोलते कि गणपति विसर्जन की वजह से पानी खराब हो रहा है। तो अलग अलग जगह, लेकिन ईद के तो वक्त ये नहीं बोलेंगे कि बकरे मत काटो। तो ये हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए जो वर्च्यू सिग्नलिंग आइडियोलॉजीज है, जैसे एनवायरमेंटलिज्म या सोशल जस्टिस या वीमेंस इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सबको किससे जोड़ते हैं? इन हिंदुइज्म के प्रैक्टिसेस से, और बोलते हैं कि ये सब प्रैक्टिसेस गलत है, और ये हमारे बच्चों के दिमाग में वो भरा जाता है। सही में, यानी वी नीड टू ड्रॉ तो पैरेलल, we need to explain our kids that these two are not connected. They are not connected. Only thing is that it is being done only to destroy our culture. और हमको पहला ये कल्चरल वॉर लड़ना पड़ेगा। कल्चरल वॉर जब हम लड़ेंगे और जब ये स्टॉप करेंगे एग्रेशन कल्चर के ऊपर, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा अटैक कल्चर के ऊपर है। उनको एनवायरनमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, उनको स्त्री पुरुष समानता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सोशल जस्टिस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ हमारे कल्चर को ध्वस्त करना है। तो हमें वो ये समझ के पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू मेक कल्चर कूल। एक कूल क्वेश्चन करके होता है कि स्पेशली यंग जनरेशन जो होता है, यूथ जो होता है, दे वांट टू फील कूल, दे वांट टू लुक कूल। तो जब आप कल्चर बिकम्स अनकूल, विच दे हैव डन, जब लेफ्टिस्ट लोगों ने वही किया है कि कल्चर को अनकूल कर दिया है कि ट्रेडिशन फॉलो करना इज लाइक बैकवर्डनेस, ऑर्थोडॉक्सी, बैकवर्डनेस, स्टुपिडिटी। दे रिडिक्यूल योर रिलीजन, दे रिडिक्यूल योर ट्रेडिशंस। तो इसको हमको उल्टा लेके जाना पड़ेगा, हमको इसको कूल करना पड़ेगा। इफ़ वी मेक इट कूल देन द यूथ विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ये बहुत बड़ी बैटल है, इसको हमको बहुत होशियारी से लड़ना पड़ेगा, और देन ओनली विल बी एबल टू सक्सीड। जी, टू सम अप हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि 3 आधारों पर इसको ये कर सकते हैं, 3 स्टेप्स में। शत्रुबोध, शत्रु की मानसिकता को उजागर करना आज की युवा पीढ़ी के सामने, और साथ ही हिंदुओं को यानी युवा पीढ़ी को धर्म शिक्षित करना, अपना धर्म क्या कहता है, वो किस प्रकार से वैज्ञानिक स्तर पर आधारित है। तो इस प्रकार से किया तो जो हमारी जो पीढ़ी जो ब्रेन वॉश हो रही है तो बचेगी, एंड दे विल ट्राई टू रिवाइव द इंडिक एथॉस इन देयर माइंड्स, इन देयर हार्ट्स। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली हमारा धर्म जो है, ये धर्म, ये लोग जो वर्चुअस थिंग्स बोलते हैं कि ये करना चाहिए, लाइक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ है ये सब हिंदू धर्म में पहले से मौजूद है। जैसे आप बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, तो पूरी दुनिया के सभी धर्मों के तुलना में आप देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ थॉट इज अवेलेबल ओनली इन हिंदुइज्म। क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम सेज दैट यू हैव टू बिलीव दिस। आपको इस बुक के ऊपर, इस प्रेषित के ऊपर आपको बिलीफ रखना ही पड़ेगा। एंड देन बिलीवर्स एंड नॉट बिलीवर्स, इसमें वो नॉन बिलीवर्स इसमें भेद करते हैं। हिंदू धर्म बोलता है कि नो, यू फाइंड योर ओन पाथ। हमारे यहाँ तो चारवाक भी है, पूर्ण कश्यप भी है। तो जिन्होंने वैदिक परंपरा को भी नकार दिया, वो भी बड़ी खुशी खुशी हिंदू धर्म में रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सबको आज़ादी देता है। हिंदू धर्म बोलता है कि आप बिलीवर मत बनो, आप सीकर बनो। तो यू सीक योर ओन पाथ ऑफ इमेंसिपेशन। तो ये जब हम बच्चों को बताएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ थॉट की, ये तो हमारे यहाँ है। जैसे इको सेंसिटिविटी, तो हिंदू धर्म ये एकमात्र धर्म है कि जो बोलता है कि पूरी सृष्टि को आप नोच के मत खाओ, यू आर नॉट द बॉस ऑफ द यूनिवर्स। जो क्रिश्चियनिटी बोलती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द बॉस ऑफ द, दे सिट ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन।
Whereas Hinduism says that no, you are just one part of the entire system. So you have to live in harmony with with the environment. This is actual तो environmental. ये सिखाना चाहिए जी कि हमारे हिंदू धर्म में हम वटवृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम गंगा मैया की भी पूजा करते हैं, हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं, हम पक्षियों की भी पूजा करते हैं। तो हम सभी सृष्टि को हम तो देवता मानते हैं और उसके साथ हम मिलजुल के रहते हैं। तो ये सिखाता है हिंदू धर्म। तो ये हमको बताना पड़ेगा। ये आज हमें हमारे बच्चों को बिल्कुल गलत चीज़ें बताई जाती है। डेमोक्रेसी आप लीजिए कि अमेरिका में बैठ के वो देखते हैं कि कौन से कंट्री में कहाँ डेमोक्रेसी है, प्यू रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च एंड ऑल दैट। बट इंडिया इज अ मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ रिपब्लिक्स ईसा पूर्व ज़माने से मौजूद थे। ऋग्वेद में भी जो राज्य व्यवस्था के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, उसमें से 2 प्रकार ऐसे हैं कि जो डेमोक्रेटिक है। तो ऋग्वेद काल से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मौजूद है। तो आप कुछ भी कोई भी ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो ह्यूमन वैल्यू है, इंक्लूसिविटी ले लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये बोलने वाली संस्कृति सिर्फ भारतीय संस्कृति है। हम बोलते हैं कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, तो पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे विचार हमारे पास आ जाए, ये बोलने वाली भारतीय संस्कृति है। बाकी संस्कृतियाँ एक्सक्लूसिविस्ट है। वो बोलते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो, नहीं तो फिर आप मर जाओ या यहाँ से निकल जाओ। क्रिश्चियनिटी भी बोलती है कि नो एवरीबडी मस्ट बिकम अ क्रिश्चियन, सोल हार्वेस्टिंग, दैट इज देयर आइडियोलॉजी। आवर आइडियोलॉजी सेज दैट नो एवरीबडी फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन कम हियर। तो दुनिया में जिनके ऊपर अत्याचार हुए, तो जूस भाग के आए, भारत में आए, पारसी लोग ईरान से भाग के आए, भारत में आए, सीरियन क्रिश्चियन भारत में आए, और यहाँ पे वो अपना अपना रिलीजन, अपनी अपनी संस्कृति फॉलो करके बिल्कुल प्यार से रह सके हमारे साथ। तो ये इंक्लूसिविटी है। तो हिंदू धर्म को ज़रूरत नहीं है किसी और से सीखने की, बट ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि आप गलत रास्ते पे मत जाओ। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द मास्क्स ऑफ दीज पीपल, बिकॉज बिहाइंड दोज मास्क्स इज वायलेंस, whereas Hinduism doesn't have any violence at all. ये जब हम सिखाएंगे, हमारे संस्कृति को और मजबूत करेंगे और मजबूती से दुनिया के सामने रखेंगे, कॉन्फिडेंस से रखेंगे, तब हम फाइट कर पाएंगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपने बताया है इसमें। आजकल गत कुछ वर्षों से एक विषय आ रहा है सामने, वो है वोकिज़म, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बोला, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इस नाम का मुखौटा लेकर ये वोकिज़म अभी पूरी, यानी पश्चिम में तो है, अभी भारत में भी पनप रहा है। क्या यह इसी नव साम्यवाद, नियो मार्क्सिज्म जो कहते हैं, उसका यह एक स्वरूप है, और ये क्या है एग्जैक्टली? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया पहले आपको कि कल्चरल मार्क्सिज्म, ये जो उन्होंने आइडियोलॉजी सामने रखी, उसी का दूसरा नाम है वोकिज़म। तो वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ मेन स्ट्रीम कल्चर। एक किसी भी समाज में एक प्रमुख विचारधारा होती है, सांस्कृतिक विचारधारा, और एक उसके अराउंड छोटे छोटे गुट होते हैं, कल्चरल गुट होते हैं कि जो सप्रेस किए जाते हैं, जो शोषित होते हैं, और जो मेन स्ट्रीम कल्चर है वो शोषक होता है। ये वोकिज़म का प्रमुख आधार है। तो पश्चिमात्य दुनिया में वो बोलेंगे कि वाइट मेल इज़ द बिगेस्ट ऑपरेसर, भारत में बोलेंगे ब्राह्मीण मेल इज़ द बिगेस्ट ऑपरेसर। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मॉडल उन्होंने बनाया है। उसमें उनका ये कहना है कि जो ऑपरेसर है वो कभी भी सही नहीं हो सकता, और जो ऑपरेस्ड है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दे स्प्लिट इट इनटू ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। तो लाइक हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे तो हस्बैंड इज ऑपरेसर, वाइफ इज ऑपरेस्ड। तो एक आपके घर में भी वो घुस के बताएंगे कि ये ऑपरेसर है, ये ऑपरेस्ड है। इस हद तक जाते हैं कि वो बोलते हैं कि पेरेंट्स आर ऑपरेसर्स एंड देयर चिल्ड्रन आर ऑपरेस्ड। तो दे एनकरेज द चिल्ड्रंस टू फाइट देयर पेरेंट्स। तो झगड़े लगाते हैं, जैसे मैंने बोला कि संघर्ष के बिंदु पैदा करो। तो इसमें जैसा मैंने बताया आपको कि परिवार व्यवस्था का विध्वंस है, ये उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने कई चीज़ें पेश की है या इंट्रोड्यूस की है।
उसमें से एक है ट्रांसजेंडरिज्म। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसजेंडरिज्म क्या है कि हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष ये दो अलग अलग पहचान होती है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़, दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़, राइट। ये तो निसर्ग ने बनाया है। कुछ बार ऐसा होता है कि जो पुरुष होता है उसमें स्त्री सुलभ भावनाएं ज़्यादा होती है और स्त्री में पुरुषत्व की भावनाएं ज़्यादा होती है, हम देखते हैं कई बार। बट ये एक्सीडेंट है, दिस इज़ नॉट अ रूल, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। तो 0.02% केसेस में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल रियलिटी एट ऑल। मतलब स्त्री और पुरुष ये अलग बायोलॉजिकल पहचान नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा उनका कहना है। मतलब ये बहुत घातक है, आप समझ लीजिए। वो क्या बोलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके माँ बाप और डॉक्टर उसको उसका जेंडर प्रदान करते हैं। मतलब ये निसर्गतः वो लेके नहीं आता है, उसको उसके माँ बाप ने बोलते हैं कि तू बेटा है, तू लड़का है, तू लड़की है, या उसके डॉक्टर बोलते हैं तू लड़का है, तू लड़की है। इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर जो जेंडर थोपा गया है, मुझे उसका स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं उसको नकार दूँ। ये सब उनका है लाइन ऑफ थॉट है। और ये बोलते हैं कि 3 साल की उम्र में बच्चे को मालूम हो जाता है, पता हो जाता है कि मुझे जो दिया गया है जेंडर वो मुझे चाहिए कि नहीं। तो इस आधार पर वो प्री स्कूल में केजी के बच्चों को सिखाते हैं कि तुमको लड़की है, अब तुम लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं तुम लड़की हो, लेकिन तुमको अगर लड़का बनना है तो तुम बन सकते हो। ये इतने छोटी उम्र से उनके दिमाग में घुसा देते हैं। और जब 10 या 12 साल का वो लड़का या लड़की हो जाती है तो उसको ऑफिशियली सेक्स चेंज ऑपरेशन वो करवा सकती है। तो पहले उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर उसके बॉडी पे के ऊपर ऑपरेशन करके उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो उसमें चेंज किया जाता है और लड़के को लड़की बनाया जाता है, लड़की को लड़का बना सकते हैं। और ये करने के लिए उनको पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अमेरिका में उन्होंने लॉ बनाया है। अच्छा। और इसके ऊपर अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो मतलब हर घर में वो झगड़ा लगाना चाहते हैं, हर घर में वो संशय की भावना पैदा करना चाहते हैं जी। और इस तरह से वो परिवार का विध्वंस करना चाहते हैं। और ये अब इस हद तक पहुंचा है, तो इसमें उन्होंने बोला है कि जिनके नॉर्मल फीलिंग्स है अपने जेंडर के बारे में, तो जो पुरुष है वो खुद को पुरुष समझता है, तो दीज पीपल आर ऑपरेसर्स। और जो ट्रांसजेंडर अब खुद को समझते हैं वो ऑपरेस्ड है। तो मतलब ये क्या हो गया कि नॉर्मल पीपल कैन नेवर बी राइट and those who are consider themselves as transgenders, they will never be wrong. Yeah, the one who has changed their gender is called a transgender. He is a hero. हाँ, he is a transgender. और फिर छोटे बच्चों में क्या होता है कि that feeling of being a hero in the school is very attractive. Yes. तो जिनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, कोई नेचुरल फीलिंग नहीं है, वो भी खुद को बोलते हैं कि नो आई एम ट्रांस, आई वांट टू चेंज माय सेक्स। तो इस तरह से इतना बढ़ते जा रहा है। यानी मूलतः ये विचारधारा तो इट्स शियर नॉनसेंस, मूर्खता है। नॉनसेंस। मतलब ये हम किसी को बताएंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे लोग कि अब क्या बोल रहे हो। When I wrote this in my book and my wife read the book, तो she said कि what are you talking all rubbish, ऐसा कभी हो सकता है क्या। मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा पता करो। फिर जैसे जैसे उन्होंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि अरे सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। बट किसी की भी रिएक्शन यही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो ये सब बनाया जा रहा है सब। और इसमें आप इसके आगे मैं बताऊंगा तो और यू विल बी सरप्राइज्ड। वो ये बोलते हैं कि अगर मैं सेक्स चेंज है तो एक बात हो गई, बट दे सेड इट्स अ फ्लूइड जेंडर। तो आज मुझे लगता है कि मैं पुरुष हूँ, तो शाम को मुझे ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं स्त्री हूँ, एंड वो आपको मानना ही पड़ेगा। मैं अगर बोलूँगा मैं स्त्री हूँ, मुझे क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट है, रियलिटी क्या है। दे सेड देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इट्स फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो मैं नहीं मानूंगा तो मैं ऑपरेसर तो नहीं मानेंगे तो आप तो जेल जाओगे।
ऑपरेसर तो बात छोड़ो आपके ऊपर मुकदमा चला जाएगा कि यू आर इंसल्टिंग मी, यू आर ट्रांसग्रेसिंग माय ट्रांसजेंडर राइट्स मेरे अधिकार के ऊपर आप अतिक्रमण कर रहे हो, मेरे नेचुरल राइट्स के ऊपर, मेरे नेचुरल राइट्स के ऊपर। अगर मैं बोलूँगा कि अभी मुझे लग रहा है कि मैं लड़की हूँ, तो मुझे लड़कियों की वॉशरूम यूज़ करने की भी परमिशन होनी चाहिए। तो स्त्रियों की प्राइवेसी के राइट्स जो है उसका कोई मीनिंग नहीं, लेना देना नहीं, बट मेरे ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। इसके आगे जाके बोलता हूँ, ये यही तक नहीं रुकता है। अगर एक लड़का बोलता है कि मैं लड़की हूँ, तो उसको विमेंस स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। तो समझो एक शॉटपुट का कंपटीशन चल रहा है और एक हट्टा कट्टा आदमी आएगा और बोलेगा कि मैं लड़की हूँ, तो आप उसको यू कैन नॉट स्टॉप हिम, उसको तो पार्टिसिपेट करना ही देना है। तो ये जो जस्ट हॉरिफिक विमेंस स्पोर्ट्स का जो एक विश्व औरतों ने, लेडीज़ ने बनाया है 100 सालों से, वो पूरा ख़त्म होने के कगार पे है। और इसके ऊपर एक अल्टीमेट और एक बोलता हूँ कि इंग्लैंड में ऐसा हुआ कि एक नॉन रेपिस्ट था, मतलब सीरियल रेपिस्ट, बार बार रेप की जुल्म में वो जेल गया था। उसने बोला कि मैं आई फील दैट आई एम अ वुमन, तो उसको विमेंस के सेल में रखना पड़ा। तो आप जो फीमेल कैदी थे उनके ऊपर आप क्या थोप रहे हो? मतलब जो आपको पता है कि ये रेपिस्ट है, बट वो बोल रहा है कि मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझे वहाँ रखो, तो आप रख रहे हो उसको। तो इतनी स्टुपिडिटी ये वोकिज्म के नाम पे चल रही है। अब एक और बोलता हूँ, आप और सरप्राइज हो जाएंगे। इसमें क्वियर करके होता है, LGBTQ, तो Q इज क्वियर। क्वियर मीन्स दे डोंट आइडेंटिफाई एज अ बॉय और अ गर्ल, बट दे से दैट हम आइडेंटिफाई करते कि मैं कैट हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो कैट है। आप ये नहीं बोल सकते कि लड़की कहाँ कैट हो सकती है। शी सेज दैट आई फील लाइक इट। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ कि एक लड़की ने, शी स्टार्टेड वॉकिंग 4 पैरों पे और म्याओ म्याओ करने लगी, बट उसके स्कूल उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकी, क्योंकि क्वियर राइट्स को तो आप नकार नहीं सकते। म्यूनिक में 25 लड़के लड़कियां कुत्तों की तरह भौंकने लगे एक दिन शाम को और बोले कि यू कैन नॉट स्टॉप अस बिकॉज वी फील दैट वी आर डॉग्स। तो ये सब चल रहा है। तो एक फ्रैंकफर्ट स्कूल का एक प्रोफेसर था, विली मंजेनबर्ग, तो उसने ये बोला था कि वन डे वी विल मेक द वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टिंक, तो पाश्चात्य सभ्यता की बदबू आएगी, ऐसी योजनाएं हम चलाएंगे। और ये उन्होंने करके दिखाया है। अब ये जो मैं सब बता रहा हूँ, ये तो बदबू ही तो आ रही है, और क्या है। तो किसी समाज में अगर ये चीज़ें मान ली जाए, लीगली मान ली जाए, तो समाज तो ख़त्म ही हो गया ना। तो ये वोकिज़म, ये इतनी खतरनाक चीज़ है, और ये हमारे यहाँ भी आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश ने बोला था कि मेल एंड फीमेल आर नॉट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़। तो ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक विचारों की भी फैशन होती है, तो एक फैशनेबल विचार बन गया है आजकल, इसलिए लोग बोलते हैं, क्योंकि दिस इज सीन एज प्रोग्रेसिव थॉट, ये पुरोगामी थॉट माना जाता है। तो मैं पुरोगामी हूँ दिखाने की सबको इच्छा रहती है। एवरीबडी वांट्स टू बी सीन एज प्रोग्रेसिव, तो बोलते हैं कि ये दिस इज गुड, दिस इज इंक्लूसिव, दे आर सेइंग दैट वी आर इंक्लूडिंग एवरीबडी फ्रॉम द सोसाइटी। बट ये गलत है। ये सब लोग जो बोल रहे हैं, ये उनकी नेचुरल फीलिंग नहीं है, ये सब फैशन है, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। तो ये समझ लेना ज़रूरी है। हमें हमारे देश में ये नहीं चाहिए, हमको किसी भी हालत में नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो और जागरूक होना चाहिए वोकिज्म के। एग्जैक्टली। एक और मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चों को, मतलब KG सेक्शन वाले, कहानियाँ सुनाने के लिए कुछ पुरुषों को बुलाया जाता है जो स्त्री के वेश में आते हैं, जो खुद को स्त्री समझते हैं। तो बिल्कुल छोटा स्कर्ट पहन के वो आते हैं, नकली स्तन लगाते हैं, बहुत भड़क मेकअप करते हैं और आके बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं।
उनको ड्रैग क्वींस बोला जाता है। तो लोग आजकल बोल रहे हैं कि दिस इज़ लाइक एक्टिव सेल्समैनशिप ऑफ ट्रांसजेंडरिज्म। मतलब उनके सामने आप मॉडल ही रख रहे हो कि ऐसे होते हैं। तो ये मतलब जानबूझ के बच्चों को ट्रांसजेंडरिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। और एक छोटी चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला शोषक और शोषित, तो छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वाइट पीपल, गोरे लोग, आर शोषक। तो उन्होंने जो आज तक सक्सेस पाया है, जो प्रोग्रेस किया है, जो कुछ भी अचीव किया है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर मेरिट और देयर हार्डवर्क और एनी अदर थिंग। वो सिर्फ इसलिए है कि वो शोषक है, तो इन्होंने और सारे लोगों का शोषण करके वो आगे बढ़े हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली लड़कियां, उनके दिमाग पे इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि उनको लगता है कि अरे ये मेरे जो बाकी दोस्त हैं काले या एशियन, इनको एक्सप्लॉइट करके, इनका शोषण करके अगर हम आगे बढ़े हैं तो वो स्टैम्प सहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको लगता है कि यार मुझे भी कुछ शोषित आइडेंटिटी चाहिए। बिकॉज यू कैन इमेजिन, एक 6 साल की बच्ची है, गर्ल्स आर वेरी मोर सेंसिटिव, और उसको आप बार बार बताओगे कि तुम शोषक हो, तुम शोषक हो, तुमने बाकी सबका तुमने शोषण किया है, तो दैट वो जो गिल्ट की भावना होती है, अपराध की भावना होती है, वो उनके लिए सहना मुश्किल हो जाता है। और उसमें से बाहर आना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका स्किन का कलर तो बदल नहीं सकते हो, आपका वाइटनेस से तो आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो ये गिल्ट से आप कैसे छुटकारा पाओगे? तो वो बोलते कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, देन शी बिकम्स, वो भी शोषित बन जाती है, बिकॉज ट्रांसजेंडर इज अ शोषित आइडेंटिटी। देन एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग अप टू हर कि ओ हाउ ब्रेव, यू हैव डिक्लेयर्ड दैट यू आर ट्रांसजेंडर। देन शी फील्स ग्रेट। और फिर ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जब बनने लगती है तो एक पीयर प्रेशर बन जाता है। तो मेरी क्लास की अगर 10 लड़कियां बन जाएगी तो 11वीं लड़की को भी लगता है कि यार मैं भी बन जाती हूँ। तो देयर इज़ नो नेचुरल फीलिंग ऑफ confusion in sex, but purely because of this marketing of transgenderism, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे ये सब बढ़ रहा है कि धीरे धीरे यही होने वाला है कि पूरा फैमिली सिस्टम सब पहले ही जो खत्म हो चुकी है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। तो ये सब बहुत ही भयावह बहुत पॉइजन ही है, भयावह है, बहुत ही भयावह। एंड इट इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। इट्स प्योरली नॉनसेंस। इसमें से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मानव जाति को डिस्ट्रक्शन होगा। बिल्कुल। यानी जो मार्क्सिज्म का स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व खत्म करना चाहते हैं। इसका ही एक दूसरा रूप ये है कि आप कंफ्यूजन ही पैदा करो कि ये स्त्री है या पुरुष है। और स्त्री और पुरुष का अलग अलग अस्तित्व होना ये मानवीय सभ्यता आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि उनका मूल उद्देश्य है कि मानवीय सभ्यता को नष्ट करो। सही में। तो उसके लिए इससे अच्छा दूसरा वेपन क्या हो सकता है? जी। और ये सब जो आइडियोलॉजीज़ है उनका पहले ही नैरेटिव पहले बिल्ड हो चुका है हर एक इसमें, इसलिए ये जो आइडियोलॉजीज बहुत गति से सभी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रही है। बिल्कुल। इस नैरेटिव का उपयोग करके एक आसान सी बात है कि अमेरिका को कॉपी करने में सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एवरीबडी फील्स कि आई शुड ऑल्सो बी लाइक अमेरिका। तो जब अमेरिका में जो हो रहा है वो भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो इट्स लाइक एन आइडियल। तो बोलते कि हम भी इनको कॉपी कर देंगे क्योंकि हम भी प्रोग्रेसिव बनना चाहते हैं। तो इस तरह से बढ़ते जाता है। तो फिर भारत का जो एलिट क्लास है वो जो करेगा बाकी लोग उनको कॉपी कर दें, तो धीरे धीरे वो परकोलेट होते चलता है। तो ये सब बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब ये फाइट करना ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आपने भी जो बोला एलिट क्लास, यानी ये एक प्रकार से हस्तक है इन सब आइडियोलॉजीज के, इस मार्क्सिज्म और इस सब के। और इसमें क्या हुआ है कि मार्क्सिज्म हैज बिकम द आइडियोलॉजी ऑफ एलिट। या पहले जो बोलते हैं कि ये पुअर मैन की आइडियोलॉजी है, तो नाउ इट हैज बिकम आइडियोलॉजी ऑफ द एलिट। तो अभी गरीब लोगों की उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने बताया कि बेसिकली उनका ये सब मुखौटे होते हैं। तो अभी गरीब को छोड़ दिया उन्होंने, अभी एलिट को पकड़ रहे हैं। जी।
यानी सामान्य बुद्धि के पूरी तरह से परे है ये सब। परे बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा सोच सकता है और ये सोच वास्तव में बदल सकता है, ये सोचना भी मुश्किल है, मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा। इतने सारे अवडंबर है, इतने सारे आक्रमण है बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर ऐसे, तो इस सब में हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। जैसे हम कहते हैं कि आज लगभग 150 से ज़्यादा क्रिश्चियन नेशंस है, 50 से ज़्यादा इस्लामिक नेशंस है, हिंदुओं का स्वयं का एक भी राष्ट्र नहीं है। तो यदि हमें इस साम्यवाद के विरोध में जाकर इस हिंदू राष्ट्र को स्थापन करना है, तो इसका एक प्रकार से वैचारिक स्तर पर खंडन किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये सांस्कृतिक युद्ध है और हमारी संस्कृति को हमको और मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम इसको जीत पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे हिंदू धर्म को अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना, जो मॉडर्न दुनिया में जो वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, वो वैल्यूज़ हिंदू धर्म में पहले से कैसे मौजूद है, और ये झूठ बताने की ज़रूरत नहीं है, सचमुच मौजूद है। तो हमको सिर्फ उसको मॉडर्न भाषा में दुनिया के सामने रखना है, ये करना पड़ेगा। जो भी जैसे मैंने बताया कि टोटलिटेरियन पावर्स, सर्वसत्तावादी जो शक्तियां हैं, उन सब का अल्टीमेट उनका जो पराजय है वो भारत में ही हुआ है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी जहाँ जहाँ गए, अमेरिका में गए पूरी अमेरिका को क्रिश्चियन बना दिया, ऑस्ट्रेलिया में गए पूरी ऑस्ट्रेलिया को क्रिश्चियन बना दिया, अफ्रीका में गए करीब करीब पूरे अफ्रीका को क्रिश्चियन बना दिया, बाद में मुसलमान लोगों ने जाके कुछ पार्ट मुस्लिम बना दिए। सिर्फ भारत एक ऐसी जगह है कि वहाँ आके पूरे भारत को क्रिश्चियन नहीं बना पाए। आप इस्लाम ले लीजिए, इस्लाम जहाँ जहाँ गया, इजिप्ट ये अरब कंट्री नहीं थी, वहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जाती थी, वहाँ पे जू और क्रिश्चियन लोग रहते थे, बट इजिप्ट को इस्लाम ने आक्रमण करके पूरी तरह से एक अरब कंट्री बना दिया। अरेबिक भाषा का स्वीकार करना पड़ा उनको इस्लाम का स्वीकार करना पड़ा। इराक ये अरेबिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे पर्शियन पारसी लोग रहते थे, वो पारसी साम्राज्य का भाग था। कुछ लोग जू बोलते थे, कुछ लोग अरामिक भाषा बोलते थे, कुछ लोग पर्शियन भाषा बोलते थे, लेकिन इस्लाम ने आक्रमण करके पूरे इराक को अरेबिक कंट्री बना दिया। तो अरेबिक भाषा उनको स्वीकारना पड़ा, उनको इस्लाम स्वीकारना पड़ा। तो ईस्ट में अफ़गानिस्तान से लेके वेस्ट को स्पेन तक पूरे आधी से ज़्यादा दुनिया में उन्होंने अरेबिक भाषा इस्टेब्लिश कर दी और इस्लाम सबको कबूल करना पड़ा। एक भारत देश है सिर्फ कि जहाँ पे इस्लाम ने आके आक्रमण किया, राज भी किया, बट भारत के सभी लोगों को वो अपनी भाषा बदलने पे मजबूर नहीं कर सके और अपना धर्म बदलने में मजबूर नहीं कर सके, क्योंकि हमने संघर्ष किया। जो ईरान में जो लोग गए थे वही भारत आए थे, जो मध्य एशिया में जीत के आए थे वही भारत आए थे। तो ऐसा नहीं कि भारत में आके सडनली वो सहिष्णु बन गए, वो तो उसी इरादे से आए थे कि हम इनकी भाषा बदलेंगे, हम इनका धर्म बदलेंगे। बट भारत ने संघर्ष किया और भारत ने उन्हें अपने इनके इरादे पूरे नहीं होने दिए। तो ये ऐसा ही एक टोटलिटेरियन पावर है मार्क्सिस्ट, और इनका भी पराजय हम ही करने वाले हैं। बट उसके लिए हमको सबसे पहले, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि हमको समझना चाहिए कि ये है क्या, ये क्या चल रहा है। जो आकर्षक मुखौटे जो है, सामाजिक न्याय, इंक्लूसिविटी, एनवायरमेंटलिज्म, फीमेल राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट, ये आकर्षक मुखौटे हैं, इसके पीछे का चेहरा कुछ अलग है। ये जितने जल्दी हम समझेंगे उतना हमें आसान होगा इनसे लड़ना। बट जब तक हम इनके तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, ये जब तक हमें भुलाते रहेंगे ये सब मुखौटे लेके, तब तक फाइट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप सोशल जस्टिस के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, आप एनवायरमेंटलिज्म के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। तो एनवायरमेंटलिज्म एंड वोकिज्म, इनको एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन फाइट, देन इट इज़ अ वेरी इजी फाइट। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने भी बोला कि यार ये तो दिस इज़ लाफेबल, ये जो आइडियाज़ है क्वियर एंड ऑल दोस थिंग, कोई भी बोलेगा कि ये तो नॉनसेंस है।
बट जब हम उसको इंक्लूसिविटी से बाजू करेंगे तभी हमको समझेगा कि ये नॉनसेंस है। जब तक हमको लगेगा कि ये तो सब इंक्लूसिविटी है, अच्छी बात है, वो ऐसे लोग हैं तो उनको भी हमको इंक्लूड करना चाहिए। इस बहकावे में अगर हम आएंगे तो हम कभी भी इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। तो समझना, अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 100 साल से इतना प्लानिंग करके थोड़ी कोई करता है यार, ये तो ऐसे हो गया है। बट ये नहीं है, उन्होंने लिख के रखा है कि हम ऐसा करेंगे, किस तरह हम करेंगे ये भी लिख के रखा है। कि हम पारिवारिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त करेंगे ये तो लिखा ही है बट कैसे करेंगे ये भी लिखा है, और उसमें ट्रांसजेंडरिज्म, टू मच ऑफ सेक्स, ये सब लिखा है, और उसी तरह से सब हुआ है। तो हमको जागना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरी, ये एक शब्द उन्होंने ही पैदा किया है। जैसा मैंने बोला वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, तो कॉन्स्पिरेसी थियरी कि कोई भी चीज़ को आप अगर बोलोगे कि ये एक साजिश है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, यू आर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट। बट ये सचमुच कॉन्स्पिरेसी है, और हमको ताल ठोक के बोलना पड़ेगा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और हम इसके बली नहीं बनेंगे। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। एक बार लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि एक सोची समझी साजिश है, तो लोग समझ पाएंगे कि क्या नॉनसेंस चल रहा है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हिंदुओं को या फिर भारतीय समाज पर किस प्रकार से ये विदेशी शक्तियाँ या फिर ये जो वामपंथ है, साम्यवाद है, किस प्रकार से हावी है, केवल उनके स्थूल से ही नहीं तो उनके मन पर, उनकी बुद्धि पर किस प्रकार से इसने एक पैठ जमाई है। तो इसके विरोध में कार्य करना अत्यंत आवश्यक, काल की आवश्यकता है, और साथ ही इसको काउंटर करने के लिए धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र ही आवश्यक है। यह हम सभी को इसमें से ध्यान में आया है। तो धन्यवाद अभिजीत जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमें इस सब जो संकट है इसके बारे में अवगत कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।